देखिएगा, तो कंसाइनमेंट में मैंने आपसे के साथ बात की स्टेज 1 लॉस, इसको मैं नाम दे रहा हूं स्टेज 1, यानी ट्रांजिट लॉस। माल भेजा और जब माल रास्ते में था तो माल डिस्ट्रॉय हो गया, और ये हमारे पास है स्टेज 2 लॉसेस। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि जो गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजा जाता है उसका ओनर कौन होता है? कंसाइनर। तो अगर कोई भी लॉस हुआ तो वो लॉस अल्टीमेटली किसको उठाना पड़ेगा? कंसाइनर को। ठीक है, अब ये जो लॉसेस कंसाइनमेंट पर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल नेचर का लॉस और एक होता है एबनॉर्मल नेचर का लॉस। देखिएगा, पहले अपन जरा इस बात को लिखते हैं, लिखेंगे यहां पर आप स्टार्ट करके। इन केस where goods are destroyed, the consignee is not responsible is not responsible and thus he shall not bear the loss. Hence the consigner क्या आपने बस ये लिखवाना शुरू किया ना? हाँ बस बिल्कुल, अभी will have to bear the loss. Bear the losses. दो तरह के होने के लॉसेस की मैंने बात की है कि अगर आप गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेजते हो तो ट्रांजिट में लॉस हो सकता है, या लॉसेस कंसाइनी के गोडाउन में हो सकते हैं। अगर कहीं भी लॉस होता है तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, कंसाइनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। लॉस भले ही कहीं भी हुआ हो, चाहे लॉस ट्रांजिट में हुआ हो, चाहे लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ हो, कंसाइनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि जो भी गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजा जाता है उसके लॉसेस का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंसाइनर की होती है। There are two types of losses that can arise. That can arise in a consignment transaction. सर इसमें फर्स्ट वाले में ये ना जो भी लॉस वगैरह होगा वो कंसाइनरी वो वहन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही मीनिंग है मेरा। There are two types of losses that can arise in a consignment transaction। यानी मेरी बात को समझना, मैंने बोला अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ तो ये लॉस दो तरह का हो सकता है, और अगर गोडाउन में लॉस हुआ तो ये लॉस भी दो तरह का हो सकता है।
तो मैं बात कर रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस दैट कैन अराइज इन अ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। फिर चाहे वो ट्रांजिट लॉस हो, चाहे वो लॉसेस इन गोडाउन हो। ए होता है नॉर्मल लॉस, ए होता है आपका नॉर्मल लॉस, और बी होगा एबनॉर्मल लॉस। ए तो होता है नॉर्मल लॉस और बी होता है एबनॉर्मल लॉस। आइए थोड़ा सा पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। ए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस means a loss which is inherent in nature. Inherent in nature and cannot be avoided. आइएगा, नॉर्मल लॉस उस लॉस को कहा जाता है जो उस गुड्स का इनहेरेंट नेचर है। इनहेरेंट नेचर का मतलब है कि वो लॉस होगा ही होगा, वो उसका नेचर है। आपने अगर इस तरह का कोई गुड्स भेजा है जिसमें कोई ऐसा नेचर है कि उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी का नुकसान होगा ही होगा, और आप उस नुकसान को बचा भी नहीं सकते हो। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि नेचुरल कॉजेस के होने की वजह से ये नुकसान होता है। जैसे लीक होना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है कि आपने एक जगह से दूसरे जगह पर सीमेंट को क्या किया, भेजा, या बजरी भेजी, तो आपको ये पता है रास्ते में वो कुछ ना कुछ तो उड़ जाएगी हवा की वजह से, कुछ ना कुछ ट्रक से गिरेगी ही गिरेगी। वो उसका इनहेरेंट नेचर है जिसको आप रोक नहीं सकते हो। नेचुरल कॉजेज हैं कि होगा ही होगा। ब्रेकेज हो जाना गुड्स का, कुछ गुड्स ऐसा होता है जिसमें थोड़ी बहुत टूट फूट तो होगी ही होगी, ये तो कंफर्म है। आप इसे कितना ही पैक करके ले जाओ लेकिन आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। लिखें, इट यूजुअली arises due to natural causes such as leakage, breakage, एक्सेट्रा। ये लॉस तो होगा ही होगा और नेचुरल कॉजेस की वजह से होगा, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉस सर अराइजेस का मतलब क्या है? अराइजेस का मतलब होता है उत्पन्न होना। ये लॉस अराइज होगा, ये लॉस आएगा। किस रीजन की वजह से आएगा, माल में लीकेज हो जाने की वजह से, माल के ब्रेकेज हो जाने की वजह से इस तरह का लॉस आएगा। नॉर्मल लॉस only affect
quantity of goods, but it does not affect cost of goods consigned. कॉस्ट ऑफ गुड्स, नॉर्मल लॉस क्योंकि तय है कि भैया इतना लॉस तो होगा ही होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको नॉर्मल लॉस का केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, इट ओनली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये कभी भी गुड्स की कॉस्ट पर इंपैक्ट नहीं डालता, और इसके रीजन से क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाती है। लिखें, in other words, cost per unit of goods increases. देखिए, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है तो नॉर्मल लॉस की वजह से आपके गुड्स की क्वांटिटी तो कम होगी, लेकिन उसकी वजह से कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, देखो मान लेते हैं ये क्वांटिटी है और ये उस गुड्स की वैल्यू है। गुड्स कंसाइन किया है, कंसाइंड 1000 क्वांटिटी कंसाइंड की है, और एक क्वांटिटी की वैल्यू थी मान लो 20 रुपए, तो टोटल वैल्यू हो गई 20,000। अब क्या हुआ, इसमें से आपका नॉर्मल लॉस हो गया। ट्रीटमेंट देखिएगा नॉर्मल लॉस का, जो मैंने आपको ऊपर लिखा। अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो मान लीजिए आपका नॉर्मल लॉस हुआ है 5%, इसका मतलब 50 यूनिट तो नष्ट हो गई आपकी, लेकिन नॉर्मल लॉस की वजह से वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मेरे पास 950 यूनिट की कॉस्ट 20,000 रुपए हो गई। अब आप अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गई। यहां आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 20 रुपए थी। अब क्वांटिटी 950 रह गई, लेकिन वैल्यू अभी भी आपके पास वही है, तो रेट इंक्रीज होकर 21.05 के अप्रोक्स पहुंच गई। तो ये ट्रीटमेंट है नॉर्मल लॉस का। जब भी आपको नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया जाए तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस केवल और केवल क्वांटिटी को कम करेगा, बट इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये कभी भी गुड्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, और इस रीजन से, ऐसा होने की वजह से आपकी बची हुई यूनिट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहीं भी हो नॉर्मल लॉस, मेरी बात समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉर्मल लॉस ट्रांजिट के या नॉर्मल लॉस गो डाउन, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल लॉस अगर हुआ तो नॉर्मल लॉस की वजह से केवल क्वांटिटी को कम करा जाएगा, उसका वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। चाहे वो नॉर्मल लॉस गो डाउन में हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल लॉस आपका ट्रांजिट में हुआ हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, क्लियर बिल्कुल। आओ, एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं?
abnormal losses are that occur accidentally or due to carelessness. These losses can be avoided. These losses can be avoided. Proper planning और सुपरविजन। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एबनॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस को कहा जाता है जो एक्सीडेंटली हो गए या आपकी लापरवाही की वजह से हो गए, क्योंकि आपने प्रॉपर सुपरविजन नहीं रखा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं रखी, प्रॉपर स्टेप्स आपने नहीं उठाए उस माल को सेफ रखने के, और इस वजह से वो नुकसान हुआ। ठीक है, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, loss by fire, accidents in transit, लॉस बाय फ्लड, बाढ़ आ गई उस वजह से लॉस हो गया, इन सभी लॉसेस को एबनॉर्मल लॉसेस बोला जाता है। इनको बचाया जा सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, लेकिन आप टेक केयर नहीं कर पाए और इस वजह से ये लॉस हो गया। इसलिए इन लॉसेस का इंपैक्ट हमेशा आपके अकाउंट्स में पड़ता है। तो लिखें इसके नीचे, these losses reduces the quantity of goods and also affect वैल्यू ऑफ गुड्स। अंडरलाइन करना, देखो मैंने क्या बोला, जब नॉर्मल लॉस की बात करूंगा तो नॉर्मल लॉस अफेक्ट करेगा क्वांटिटी को, वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा लॉस एबनॉर्मल नेचर का है तो ये क्वांटिटी को भी अफेक्ट करेगा और एज वेल एज ये वैल्यू को भी अफेक्ट करेगा। इसका इंपैक्ट दोनों पर पड़ता है, गुड्स की कॉस्ट पर भी इंपैक्ट पड़ता है और गुड्स की क्वांटिटी पर भी आपका क्या पड़ता है? इंपैक्ट पड़ता है।
तो देखिएगा, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अगर मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे निकालूंगा? हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। Cost of goods divided by total units minus normal loss units। इससे आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, देन मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। Abnormal loss should be transferred to P&L account. Should be transferred profit and लॉस अकाउंट। ये देखिए, मैंने आपको दो लॉसेस सिखा दिए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अब जानते हैं, आपने जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सीखा था वो भी चेंज हो जाएगा ड्यू टू द लॉसेस। आपको याद होगा, मैंने जब आपको क्लोजिंग स्टॉक सिखाया था तो मैंने कहा था नो कंसाइनमेंट लॉसेस का केस पढ़ रहे हैं अपन। यानी अगर इस कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं है तो उस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं अगर लॉसेस होंगे तो कैसे निकालोगे। तो लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक with consignment losses, with consignment losses। कंसाइनमेंट लॉसेस के केस में आपके पास गुड्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। पर्टिकुलर ये है क्वांटिटी ऑफ गुड्स और इधर मैं ले लूंगा वैल्यू ऑफ गुड्स। क्वांटिटी ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ गुड्स। आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड, ये लीजिए, इतनी क्वांटिटी गुड्स की भेजी गई और उस क्वांटिटी की ये वैल्यू थी।
तो मैंने सबसे पहले ले लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, ये क्वांटिटी है, ये उसकी वैल्यू है। आ जाओ आगे बढ़ता हूं, इसमें प्लस किए कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये सारे खर्चे मेरे गुड्स में ऐड हो गए। आइएगा, नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, अब ट्रांजिट में माल नष्ट हो गया थोड़ा, अब ट्रांजिट में जो माल डिस्ट्रॉय हुआ वो नॉर्मल नेचर का है। अगर वो नॉर्मल लॉस है तो मैंने आपको अभी बताया क्वांटिटी को कम करूंगा लेकिन वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब मेरे पास ये क्वांटिटी बची और ये उस क्वांटिटी की कॉस्ट है। बिल्कुल धीरे धीरे समझो, आराम से। मैंने लिया कंसाइनर के खर्चे ऐड कर दिए, अब ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस हो गया, लीजिए माइनस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी भी कम होगी और उसकी वैल्यू पर भी इंपैक्ट आएगा। वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखा दिया, एक बार वापस बता देता हूं, ध्यान से मेरे पेन के कर्सर को देखना। ये जो वैल्यू है आपके पास, क्या हुआ, ये कहां गया सारा, कंट्रोल प्लस जेड से आ जाएगा सर। टैब पर थोड़ी आए, रुको, अब एक मिनट, कैसे चला गया यार ये, वापस कोई बात नहीं। कंसाइनर्स के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये आपके पास वैल्यू थी और ये क्वांटिटी थी नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद। ये जो आया इससे रेट पर यूनिट निकाल लूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से। तो ये एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट आ गया। अब देखिएगा, अगर ट्रांजिट का लॉस हटा दिया तो अब ये बचेगा गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी।
ट्रांजिट का लॉस हटाने के बाद ये तो कंसाइनी के पास जो माल पहुंचा उसकी क्वांटिटी है, और ये कंसाइनी के पास उस गुड्स की वैल्यू है। अब कंसाइनी जो खर्चे करेगा वो इसी माल पर करेगा, तो अब इसमें प्लस करेंगे कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग खर्चे हम यहां पर देंगे। ओह सॉरी, सर रिकरिंग का मतलब आपने क्या बताया था? रिकरिंग का मतलब होता है जो लगातार होते हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, और नॉन रिकरिंग का मतलब केवल वो खर्चे जो कभी कभार होते हैं जब गुड्स कंसाइनमेंट पर आता है। ये लीजिएगा, अब मेरे पास ये गुड्स हैं, ये उस गुड्स की वैल्यू है। अब मान लीजिए कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हो गया। अब यहां पर सिचुएशन आपको क्वेश्चन से पता लगेगी। माल बेचने के बाद बचे हुए माल में से अगर लॉस हुआ है, या माल बेचने से पहले जब आपने गोडाउन में माल रखा तब हुआ है। देखिएगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं एक बार मान लेता हूं, पहले मैंने माल बेच दिया, तो इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने इतनी क्वांटिटी बेच दी और उस क्वांटिटी की कॉस्ट ये है। ये बचा बैलेंस गुड्स। अगर कोई लॉस नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक आ जाता, लेकिन अब मैंने ले लिया नॉर्मल लॉस। गोडाउन वाला। गोडाउन, बिल्कुल। तो अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो क्वांटिटी कम होगी, वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं। नॉर्मल लॉस कहीं पर भी हो, इट ओनली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये लीजिए, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी भी कम और वैल्यू भी कम। ये लीजिए, ये आपके पास अब जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये मैंने आपको पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट बना दिया, लॉसेस के साथ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में चारों लॉस होंगे, बट जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपको उस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। अच्छा, यहां पर बस एक बात ध्यान रखना, इट मे बी पॉसिबल कि पहले लॉस हो जाए फिर माल बिके। वो क्वेश्चन बताएगा कि सेल पहले हुई है फिर लॉस हुआ है, या लॉस पहले हुआ है फिर माल बिका है। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि फॉर्मेट में ऊपर नीचे कहां जाएगा, लेकिन बाकी का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मेट के थ्रू आप अपने लॉसेस की वैल्यू निकाल सकते हो और आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, लॉसेस की वैल्यू निकालना या क्लोजिंग स्टॉक की। सर अगर मतलब बेचने से पहले हुआ हो तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस नहीं करेंगे ना? हाँ, वो बाद में जाएगी, माइनस होगी। हाँ, वो बाद में वो जाएगी। लॉसेस ऊपर चले जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नीचे आ जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। ओके सर। वैसे जनरली क्या होता है, क्वेश्चन मैंने जो ये दिया है ना, एक जनरल प्रैक्टिस से दिया है, जनरल क्वेश्चंस पर। तो जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होगा कि वो ये बोलेगा कि हमने माल बेच दिया, अब गोडाउन में जो माल बचा था उसमें से इतना माल डिस्ट्रॉय हो गया आपका। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि
अगर नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है तो उसमें कंसाइनी के खर्चों का कोई काम नहीं है, क्योंकि कंसाइनी के खर्चे तो तभी लगना चालू होंगे जब कंसाइनी को गुड्स रिसीव हो जाएगा, और पहले नॉर्मल लॉस एडजस्ट होता है फिर एबनॉर्मल लॉस। आप ये भी नहीं कर सकते कि पहले एबनॉर्मल फिर नॉर्मल, ये एक अकाउंटिंग का तरीका है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हैं ट्रांजिट के, तो पहले आप नॉर्मल लॉस माइनस करोगे फिर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होगा, एबनॉर्मल लॉस ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हो विथ कंसाइनमेंट लॉसेस। देख लीजिए आराम से फॉर्मेट को, क्वेश्चन जब आप करोगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी विदाउट क्वेश्चन मैं आपको सिंपल एक फॉर्मेट पर चल रहा हूं। एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले आपने गुड्स की कॉस्ट ली, कंसाइनर के सारे खर्चे ऐड कर दिए, उसके बाद अगर कोई ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस हुआ है तो वो क्वांटिटी में से माइनस करोगे, वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर आपका इन ट्रांजिट में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्वांटिटी भी कम और वैल्यू भी कम। उसके बाद जो बचा वो कहलाएगा गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। उसके बाद उसमें कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्चे जोड़ोगे, उसमें से जितना माल कंसाइनी ने बेच दिया उसकी कॉस्ट और उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। अब जो माल बचा उसमें अगर गोडाउन में कोई नॉर्मल लॉस हुआ है तो गोडाउन के नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कम करोगे, वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं डालोगे। और अगर गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो इस तरह से करोगे, क्वांटिटी भी कम होगी और वैल्यू भी। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ आए लॉस इन ट्रांजिट या केवल ये लिखा हुआ आए लॉस इन गोडाउन, तो क्या मानना है? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा लॉसेस एबनॉर्मल नेचर के माने जाएंगे। आज गीता पर हाथ रखकर कसम खा लो, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि लॉस नॉर्मल नेचर है या एबनॉर्मल नेचर है, तो आप हमेशा अपना क्वेश्चन किस अजम्पशन से सॉल्व करोगे? नॉर्मल। हमें जो लॉस दिया है वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल मत मान लेना। कौन सा मानोगे? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस के लिए हमेशा क्वेश्चन लिख के देगा या हिंट देगा कि ये नेचर की वजह से हुआ है, ये गुड्स की इनहेरेंट प्रैक्टिस है, गुड्स की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अदरवाइज आप उसे एबनॉर्मल मानोगे। तो इसका एक नोट डाल लो जाते जाते, ताकि फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। लिखे नोट, इफ क्वेश्चन is silent, then losses will be assumed as अगर क्वेश्चन में लॉसेस की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो लॉसेस जो माने जाएंगे वो एबनॉर्मल लॉसेस माने जाएंगे। ये लीजिए, मैंने आपको एक और पूरी वर्किंग बता दी है। अब मैंने कंसाइनर की बुक्स के आपको हर तरह की चीजें बता दी हैं, अभी इसकी अकाउंटिंग बाकी है। क्योंकि अगर मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एंट्री क्या होगी? अगर आपने एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस करवा लिया तो फिर आपका नुकसान कम हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो लीजिए आज की क्लास यहीं तक। हाँ सर इनहेरेंट का मतलब बता दो।